बात सही है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में तापमान पूरे ही देश में, खासतौर से अगर वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो काफ़ी तापमान बढ़ गए हैं, जिनमें करीब 4 से 6 नॉर्मल से ऊपर है। अगर एक्चुअल तापमान की हम बात करें तो कई स्टेशनों में तापमान 42-43 भी पहुँच गए हैं। उनके कारण क्या हुआ है, जब ये डिपार्चर 4 से 5 या 4 से 6 हो जाता है और जो एक्चुअल टेम्परेचर 40 हो जाता है तो वो हीट वेव का क्राइटेरिया होता है। तो वर्तमान में जो पूरा राजस्थान है, गुजरात का कुछ हिस्सा है, मध्य प्रदेश है, विदर्भा है, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ और इंटीरियर उड़ीसा, इनमें कुछ जगह में मैनी प्लेसेस में, कुछ जगह में कुछ प्लेसेस में पिछले 3-4 दिन से हीट वेव चल रही है। खालिद कुरैशी साहब है बीकानेर से अपनी राय के साथ। नमस्कार। नमस्कार सर। राय के आगे मतलब सरकार को कुछ ऐसा हिसाब मतलब लगाना, क्या लगता है आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए? सर मैं तो जिम्मेदारी निभाता हूँ, मैं सिर्फ साइकिल चलाता हूँ। मैं मतलब घर में गाड़ी है, उसके बावजूद मैं गाड़ी नहीं चलाता। दूसरा मैं साइकिल पर सफर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण बचेगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए। पंडित साहब, मैं आपके पास फिर से आना चाहता हूँ। हम लोग जो कर रहे हैं आज और जो पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है, उनमें क्या एक बड़ा गैप है? आज भी हम इस प्रकृति को नहीं समझ पा रहे, क्या ऐसा है? बिल्कुल ये ऐसा। पहले तो मैं एक बात आपसे बताऊं, ये जो इसी की पर्यावरण के संबंध में जो चर्चा चल रही है और पर्यावरण की जो बात कर रहे हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण तो बहुत बड़ा विषय है जी, लेकिन हम पर्यावरण के ग्लोबल वार्मिंग के पार्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से लगभग 18,000 वर्ष पूर्व, मैं भूवैज्ञानिक हूँ मूलतः, 18,000 वर्ष पूर्व पूरी पृथ्वी जो है बर्फ से ढकी हुई थी, जिसको हम कहते हैं आइस एज। और वो पिछले 16,000 वर्षों में धीरे धीरे गर्म होती गई। तो ये जो गर्म होने की जो प्रक्रिया है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है पृथ्वी की। और जैसी वैज्ञानिक अवधारणा है कि अगले 2000 साल तक ये पृथ्वी और गर्म होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट साइकिल में चले जाएंगे जो कि आइस एज होगी। वो तो खैर भविष्य की बात है और बहुत लंबे काल की बात है। हम इस समय बात कर रहे हैं कि इस समय क्या होगा। आपने बात की पर्यावरण की रक्षा के बारे में जी। तो हमारी अपनी संस्कृति में अगर हम मुड़ के देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम भूल गए। पता नहीं, ये मुझे बड़ी अजीब सी बात है कि जो चीज़ें हमारे पास अच्छी थी हमारी अपनी संस्कृति में, हमारे अपने इतिहास में, पर्यावरण के संदर्भ में, वायु, पृथ्वी, पर्वत, ये पेड़, इन सब का एक महत्व है हमारी संस्कृति में, हमारे दैनिक जीवन में। जी सर। और वो हम अचानक भूल गए और हमने ये जो पश्चिम का अंधानुकरण किया। और तो अगर हम अपनी रूट्स पर वापस चले जाएं, बहुत छोटा सा उदाहरण है, ये मंडला साहब ने बात की थी पर्यावरण के संदर्भ में। पॉलीथीन हमारे यहाँ बैन है। बचपन में हम लोग कपड़े का थैला ले जाया करते थे। इस समय पश्चिमी विश्व में लोग कपड़े का थैला ले जाते हैं, पॉलीथीन नहीं ले जाते। मुझे जाने का अवसर मिलता रहता है। पिछले 5-7 सालों में ये परिवर्तन मैंने देखा है। और वहाँ पॉलीथीन के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और लोगों को मालूम है कि पॉलीथीन का दुष्प्रभाव है। उन्होंने स्वतः ही इसका प्रयोग बंद कर दिया। हमारी समाज की समस्या ये है कि हम थोड़ा सा कहते कुछ हैं। अवेयरनेस की बात जहाँ तक है, जागरूक सब हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं। जागरूकता की बात मतलब जागरूक करने की आवश्यकता ही नहीं है, सब जागरूक है। लेकिन जब उसकी बात आती है, आचरण अमल में लाने की बात होती है, तब तो ये लगता है कि मेरे अकेले से क्या फ़र्क पड़ेगा। यही सोच बदलनी होगी। यही सोच बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अकेले के करने से नुकसान होता है तो अकेले के नहीं करने से फ़ायदा भी होगा। जी, आप करें और लोग नहीं करें, उनकी इच्छा है, लेकिन आप करें और आपको देख के और भी करेंगे। आशा जी, ये गैप क्यों है? क्या वजह लगती है? हम घर पर ठीक से नहीं गवर्न कर पाते बच्चों को, ऐसा लगता है। हमें क्या करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, या फिर हमें खुद अपने स्टैंडर्ड्स तय करने होंगे आगे आकर? सबसे पहले तो हमें अपने खुद के स्टैंडर्ड्स तय करने होंगे। खुद को एक एग्जाम्पल, खुद को एक उदाहरण साबित करना होगा। अगर मैं कुछ बात कहती हूँ कि प्लास्टिक को काम में नहीं लेना चाहिए और साथ में मैं अगर प्लास्टिक के कप में चाय पी रही हूँ, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं होगा। दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी सर ने कहा कि हमारी संस्कृति में ही है, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पुराने लोग थे, अब मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगी इसमें। जब जयपुर बसा, राजा जयसिंह ने जब बसाया जयपुर, तो क्योंकि हमारे वेस्ट से गर्म हवाएं आती हैं, तो उन्होंने क्या किया कि 5 किलोमीटर विड्थ का एक ग्रीन बेल्ट बनाया, जिसे उन्होंने बनी कहा। और अब क्या है वो? बनी पार्क एक बड़ी रिहायशी कॉलोनी। क्योंकि हमारा लालच है, हमने उसे कंक्रीट और सीमेंट से बनी पार्क बना दिया, बनी से।
जी। तो ऐसे उदाहरण भी हमें बच्चों को देने होंगे कि जब शुरू से हमारे अमृता देवी का उदाहरण लीजिए आप, जिनके नेतृत्व में 368 लोगों ने पेड़ों के लिए जान दी थी। इसी धरती पे राजस्थान की बात है ये। जी। अब हम पेड़ों के लिए अवेयर नहीं है, प्लांटेशन हम नहीं करते। आप इलीगल माइनिंग देखिए, इलीगल माइनिंग या लीगल माइनिंग, उसमें एक नियम है कि 30% जितनी आपका एरिया है उसका 30% आपको प्लांटेशन करना है, लेकिन कहीं भी नहीं है। आप क्या हम उसे फॉलो अप करते हैं? क्या हम एनओसी देते वक्त ये देखते हैं? क्या एनओसी देने के बाद हम फॉलो अप करते हैं? गलती हमारी है, इंडिविजुअल की मानती हूँ मैं। हर एक को अवेयर होना चाहिए। अगर मैं मेरे स्टूडेंट को ये कह रही हूँ कि आपको पॉलीथीन काम में नहीं लेना, तो सबसे पहले मुझे नहीं लेना। अगर मैं उसे कह रही हूँ कपड़े का बैग लाओ, तो सबसे पहले मुझे लाना होगा। इन स्तर पर काम करने की जरूरत है। आशा जी, मैं आपके बाद में आप सरीना जी आपके पास आना चाहता हूँ। इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हम कहाँ पर लैप्सेस हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ठीक से कर नहीं पाते पूरा। नहीं, बार बार ये चीज़ स्ट्रेस करना कि हम बच्चों को समझाएं और बच्चों को समझाते वक्त उसको अपन अमल करें, ये चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल छोटी छोटी सी हरकतें ऐसी करने लग जाएं जो बच्चे आपको देख देख के फॉलो करने लगे। मैं आपको बताती हूँ, हम जब छोटे थे तो हम बहुत नाराज़ होते थे हमारे पापा के ऊपर कि हम लोग एक कमरे से बाहर निकलते थे एंड पापा यूज्ड टू बी एट द बैक और लाइट ऑफ कर रहे हैं, कभी पंखा बंद कर रहे हैं, कभी ऐसे चलते जा रहे हैं। तो हम कई बार कहते थे पापा 2 मिनट के लिए तो बाहर निकले हैं, बस अभी आ रहे हैं अंदर। बोले नहीं, यू शुड पुट दिस इनटू प्रैक्टिस। और अब उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है जब बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन एनर्जी वैसे भी बचाने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हम लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो नहीं, उनको आप करिए। मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रही हूँ कि वी शुड नॉट डू इट। हम पेड़ लगाने को बच्चों को कहते हैं, अच्छी बात है, पानी लगाने को कहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बार बार ये स्ट्रेस करना कि दिस इज यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर, आप ये गलत कर रहे हैं। सेट एन एग्जाम्पल, जैसे मैम ने कहा कि हम नॉर्मल रूटीन में उन चीज़ों को करते जाएं और उसको इतना ज़्यादा बवंडर ना बनाएं। नहीं, मैम ने एक बात कही कि जो प्राकृतिक संसाधन है, लाइक माइनिंग की बात की, हम उनका दोहन तो इस कदर कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भरपाई जो करनी है प्रकृति को, वो अभी हम नहीं कर पा रहे। इस बात का जिक्र मेंदोला साहब ने भी शुरुआत में किया। नहीं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं इतने सारे, उसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाए। क्यों नहीं स्ट्रेस दे रहे उसके ऊपर? हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पंडित साहब। सोलर एनर्जी पर जाने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कार्बन का विकल्प एटमिक एनर्जी हो सकती है, तो क्या ये सब मुमकिन लगता है आज? निश्चित रूप से ये आने वाला समय जो होगा वो सोलर एनर्जी का होगा, ये मेरी मान्यता है। और इसमें काफ़ी प्रगति हम कर चुके हैं। और अभी जो सबसे जो समस्या है वो इसकी कॉस्ट की है। और वो मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रयास इसमें चल रहा है, हमारी समस्या ये कि हम इसमें, फिर वही मैं बात कहूँगा, हम इसमें पश्चिम की तरफ देखते हैं जी, उनके पास सूर्य का इतनी कृपा नहीं जितनी हम पे है। तो हमें अपने स्तर पे इसमें प्रयास करना होगा। हमारे पास इतने अच्छे वैज्ञानिक हैं, वो निश्चित रूप से इसका कोई रास्ता निकाल लेंगे। और कई जगह पे सोलर एनर्जी को प्रयोग में लिया जा रहा है। माइनिंग की बात चली थी, मैं उसमें एक बात कहूँगा कि जो माइनिंग लीज जब दी जाती है जी, तो उसमें एक कंडीशन होती है कि 30% क्षेत्र जो है ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। और लेकिन कई बार क्या होता है कि माइनिंग क्षेत्र पथरीले इलाके में होती है, वहाँ पे पौधे लगाना संभव नहीं है। तो ये कहा जाता है कि आप कहीं और लगाएंगे, लेकिन 30% क्षेत्र में पौधा लगाना अनिवार्य है। और न केवल ये, बल्कि जो माइनिंग लीज जब खत्म होगी आपकी 20 या 25 साल की जब होती है, तो माइन क्लोजर प्लान भी बताया जाता है कि आप माइन बंद कैसे करेंगे, खाली उसको खड्डा छोड़ के नहीं आएंगे। उसको हम नदियों में भी देख रहे हैं, क्योंकि गंगा से लेकर बाकी सब नदियों में भी ये समस्या है। बजरी का जो दोहन होता है उस दरमियान हम देखते हैं कि नदियां या तो सूख रही है या फिर रास्ता बदल रही है। आसपास के गाँव के लिए ये हानिकारक प्रभाव के रूप में सामने आता है। नहीं, बजरी का दोहन डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है। बजरी तो बल्कि अगर आप बजरी निकाल देते हैं तो एक तरह से उसका जो चैनल है उसको और गहरा करते हैं, पानी के बहने की व्यवस्था सुव्यवस्थित होती है। लेकिन वो उसको एक जनरलाइज सर्टेन पैरामीटर्स था, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, केवल एक। पर इसमें गांधी जी की बात एक वर्तमान में ज़रूर याद आती है। जब हम बात कर रहे हैं इसकी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति ने हमको हमारी आवश्यकता के अनुसार दिया है, लेकिन हमारी लालच के अनुसार नहीं दिया है। नेचर हैज़ गिवन अस एज पर आवर नीड्स बट नॉट एज पर आवर ग्रीड्स। तो वही एक समस्या है। वो गांधी जी ने आज से लगभग 100 साल पहले जो बात कह दी थी, वो आज भी उतनी ही
महेंद्र साहब, इस खनन को लेकर तो आप लगातार मुहिम भी चलाते रहे हैं, इसके साथ पेड़ काटने की बात है, ग्रीन बेल्ट की बात है, हम बेतरतीब शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं, मकान बना लेते हैं, एक मकान की जगह 2 पेड़ हो सकते हैं, 4 पेड़ हो सकते हैं, उसका की भरपाई नहीं करते। इसी तरह सड़कें बनती है, किनारों से पेड़ हटा दिए जाते हैं, पौधे लगते हैं, लेकिन विकल्प के रूप में विकसित नहीं हो पाते। एक्चुअली ये जहाँ तक पूरा सिस्टम का सवाल है, व्यक्ति और सिस्टम 2 अलग अलग चीज़ें हैं जी। जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारा सोशल सिस्टम है, उससे गवर्न है इंडिविजुअल की भूमिका सिस्टम में भी है, सिस्टम की भूमिका इंडिविजुअल में भी है। ये 2 पक्षीय है जी। और इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सारे के सारे लोग सिस्टम से गवर्न होते हैं। हम देखते हैं कि सिस्टम में लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हम उसी तरह से करने लग जाते हैं। अभी सर ने ये कहा कि पश्चिम के लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, वहाँ के सिस्टम ने इन्वॉल्व कर लिया है कि हमारा व्यवहार क्या हो, और हमने यहाँ हमारा इंडिविजुअलिटी ज़्यादा है, हमारी व्यक्तिगत जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं जो व्यवहार है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंस्टेड ऑफ कि हम एक सिस्टम की तरह व्यवहार करें। और उसका कारण ये है कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसने हमको इतनी फ्रीडम दे दी है कि उसने कहीं कोई बैरियर्स और कहीं कोई मानक तय नहीं किए कि आपको कैसे करना है। आपने बजरी की बात करी, बजरी में जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे मानक हैं। आज अभी क्या हो गया कि मोनोपोली हो गई है बजरी पर। आज अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बजरी का अगर दिया होता तो आज ये सिस्टम इतनी सारी स्थिति खराब नहीं होती। अभी हमने एक ही व्यक्ति को, एक ही फर्म को हजारों हेक्टर में खनन करने के लिए परमिशन दे दी है जी। उसने मोनोपोली कर ली और वो मोनोपोली से आज उसका दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम में, जैसे कहा कि माइनिंग की बात आई है, माइनिंग की बात में भी गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी सिस्टम के अंदर है। सिस्टम का कोई कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, न कोई अकाउंटेबिलिटी है। कहीं किसी की अगर आप कोई प्रतिवेदन दो तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो प्रतिवेदन का ही पता नहीं लगता कौन उसकी जांच करेगा, कौन उसमें जिम्मेदारी तय करेगा। आज जो, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है वो अत्यंत दोषपूर्ण है, उसके अंदर कहीं कोई जवाबदेही नहीं है। और उस लेकिन वो जवाबदेह कैसे? सुझाव पर मैं आना चाह रहा हूँ। लगातार कोशिश ये है कि ठीक है हम उनको दोष दे रहे हैं, लेकिन उनको ठीक कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया समाज में ये सिस्टम में खामियां हो सकती हैं। इंडिविजुअल, देखिए इंडिविजुअल को प्रयास करना पड़ेगा, नागरिकों को आगे आना पड़ेगा। सिटीजन मूवमेंट बहुत कमजोर है। आज भारत में अगर स्ट्रॉन्ग सिटीजन मूवमेंट होता तो ये स्थिति नहीं होती, बहुत बेटर स्थिति होती है हमारी। जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो इंडिविजुअल प्रयास के तहत हो रहे हैं। सरकार के प्रयास, हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार प्रयास नहीं कर रही, पर सरकार प्रयास करती है सिर्फ सुझाव के स्तर पर। अभी जैसे मास्टर प्लान की बात आई है, मास्टर प्लान में अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि एक डिफरेंट एटीट्यूड जो है तो पूरे की पूरी कमेटी ने ले लिया। ऐसे कैसे होगा? आप उसके इम्पैक्ट तो देखो। भले ही चुनाव जीत जाओगे परंतु उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? हमको और आपको और साधारण जन को। पर्यावरण को बचाने के लिए ये 120 फुट की सड़क को कह दिया कि 50 फुट में काम चलाने की जरूरत है। क्या रोज चलना होगा और कितनी तब्दीलियों के साथ आगे बढ़ना होगा? ये सवाल है जो लगातार बरकरार है। इस बीच आप भी महसूस कर सकते हैं कि सर्दियां सिकुड़ती जा रही हैं और गर्मियों का वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों है? ब्रेक के बाद लौटेंगे आपके बीच, तुरंत चर्चा जारी। ग्लोबल वार्मिंग विश्व की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में तरह तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। कहीं पर बाढ़ है तो कहीं पर तेज बारिश है, कहीं पर तेज धूप, चिलचिलाती धूप है, कहीं अकाल है तो कहीं इस तरह के जो हालात बन रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बन रहे हैं। और अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है और अभी से ही जो है पारा जो है यूँ कहें कि तेवर जो है गर्मी के बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजमेर के कुछ लोग, हम उनसे बात करेंगे। क्या आप अपनी नई पीढ़ी को, जो आने वाली जो पीढ़ी है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, पेड़ लगाने के लिए तो जानकारी स्कूलों के माध्यम से और हम लोग स्वयं भी अपने बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन है, उनको बता रहे हैं कि भाई जो जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि मार्च से अभी चालू ही हुआ है और मार्च मतलब खत्म होने पे गर्मियाँ चालू ही हुई हैं और पारा 40 से ऊपर जा चुका है। सरकारें अपने काम कर रही है पर्यावरण की दिशा में, लेकिन जो एक आम जन की जो जरूरत है, आम जन की जो जागरूकता है, वो नई पीढ़ी तक पहुँच पा रही है? बिल्कुल नहीं पहुँच पा रही है। सरकार केवल जो पर्यावरण को लेकर जो प्रचार प्रसार करती है वो केवल कागजी होता है। केवल चैनल पे दिखना या समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर देने से पर्यावरण की सुरक्षा नहीं होने वाली। आम नागरिक को भी आगे आना होगा और सरकार को भी जिम्मेदारी तय करनी होगी। आज जागरूकता की करें तो क्या आप अपने बच्चों को हाँ, दरअसल आज की डेट में जो एनवायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में इसको कंपलसरी किया गया। न केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि कॉलेज एजुकेशन पे भी फर्स्ट ईयर में इसको पास किया जाना अति आवश्यक है। हम लोगों ने कुछ ऐसे साधन किए हैं कि जब बच्चा स्कूल कॉलेज में आता है
तो उसको एक पेड़ लगाने के लिए कहा जाएगा, और जब वो बच्चा पास आउट होने लगेगा तब उस पेड़ की वृद्धि पर उस बच्चे के ग्रेड्स निर्धारित रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ बच्चे भी हैं, हम उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या आप पेड़ के महत्व को जानते हैं? मेरे घर पे भी बहुत सारे ट्रीज लगे और हमारे स्कूल में भी बताते हैं कि ट्रीज को कभी काटना नहीं चाहिए और बहुत सारे ट्रीज उगाने चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो और हमको एयर को भी पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। पेड़ का महत्व ये है कि भैया आप अपन को शुद्ध हवा देता है पेड़, और बहुत गर्मी पड़ती है इसलिए उनको काटना नहीं, शुद्ध वातावरण देता है। पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हैं और जो नई पीढ़ी तक भी बात को पहुंचाने की यहाँ पर जो है लोग कोशिश करते हैं, लेकिन भागदौड़ की ज़िंदगी में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को पेड़ का महत्व नहीं बता पाते हैं। हालांकि ये बहुत की सबसे आवश्यक ज़रूरत है, ये पूरे विश्व की ज़रूरत है कि किसी न किसी तरीके से पेड़ को बचाए और नई पीढ़ी को इस बाबत जागरूक करे। कैमरामैन कौशल सैन के साथ प्रियांक शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर।